नमस्कार। लाइवली लम्हे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं, वो एक बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, डॉक्टर नीति शर्मा जी। मैम, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैम से बात करूँ मैं, उससे पहले मैं थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी, हालाँकि यह होगा जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने के समान। डॉक्टर नीति शर्मा जी एक प्रसिद्ध फेमस सेलेब ज्योतिषी हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं। साथ ही साथ मैम फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक रत्न की पारखी भी है। जर्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका सर्टिफाइड जेम स्टोन कंसल्टेंट के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी और विश्वसनीयता को उनके फैंस बहुत सराहते हैं। उनके प्रति जो लोगों का सम्मान है, वो हम देख सकते हैं कि जब टीवी शोज में लोग उनको देखते हैं, सराहते हैं उनके ज्ञान को, उनकी एक-एक भविष्यवाणी सत्य होती है। इसके अतिरिक्त नीति मैम का एक और परिचय है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। न केवल वो आपका वर्तमान और फ्यूचर बताती हैं, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा लाभ भी पहुँचा रही है। मैम आरएसएस और मंदिर, धर्म और बहुत सारे पहलुओं को आप एक साथ देखती हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे जो प्रश्न है, वो यही है कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाती हैं? सबसे पहले तो रेडियो हिंदुस्तान के सभी व्यूअर्स को और सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। नववर्ष के पहले महीने से हम गुज़र रहे हैं, तो आपके माध्यम से सभी लोगों को, देशवासियों को और विश्व स्तर पे सबको नववर्ष की शुभकामनाएँ। आप लोगों के लिए आने वाला समय कल्याणकारी रहे, ऐसी आशा के साथ इस मंच से हम जुड़े हैं। अम, अ, मेरा नाम जैसे कि डॉक्टर नीति शर्मा आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो धर्म, कर्म और आस्था जो है वो तो डीएनए में है। कहीं न कहीं हमारे संस्कार हम आज जो कुछ भी हैं, आप, मैं या कोई भी व्यक्ति विशेष, आज का जो बेस बनता है, जो आधार बनता है, वो आपका इतिहास, आपका पास्ट बनता है। तो पास्ट में ऐसा हम जो भी करते हैं, वहीं ज्योतिष की अगर मैं बात करूँ, उसको वहाँ जोड़ना चाहूँगी कि ज्योतिष अपने आप में हाँ, हम ग्रहों की गति को समझते हैं, ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, नक्षत्रों को समझते हैं, ज्योतिष के मल्टीपल जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांतों को समझ के डिकोड करते हैं। लेकिन वास्तव में ज्योतिष है क्या? केवल आपकी और मेरी जिज्ञासा आने वाला समय कैसा होगा, हमारी धन की स्थिति कैसी होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, यहीं तक हम लोग सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर इसके मूल सिद्धांत को समझें, तो ये कर्म के सिद्धांत पे आधारित है। हमारा जन्म, आपका जन्म एक विशेष दिन में हुआ, एक विशेष समय में हुआ, एक विशेष परिवार में हुआ, हमें यही माता क्यों मिली, इन्हीं का गर्भ क्यों मिला, इन्हीं पिता का वीर्य क्यों मिला, यही परिवार क्यों मिला, उसके पीछे हमारे संचित कर्मों का जो प्रारब्ध है वो जुड़ा हुआ होता है। और आने वाला समय भी हमारे कर्मों के आधार पे ही हम उसको क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई थी, कहीं न कहीं पॉलिटिकल फैमिली भी थी। पॉलिटिकल नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, बट समाज के साथ संवेदनशील होना, उनके भावों को समझना, क्योंकि आज और हम शायद जैसे-जैसे हमारी उम्र का दायरा बढ़ रहा है, तो 4 रोटी अगर खाते थे तो 2 खा रहे हैं, 2 से 1 पे आ रहे हैं। अ, हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें उतनी नहीं हैं, किसी की भी। हम क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने हमको जितना सा जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हम उस सबको बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। आगे हम कोई भी ऐड करते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन नेसेसिटी बहुत ही छोटे उसमें हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्या मानव का जीवन खाना-पीना, सोना, 4 चीज़ें बनाना इसी तक सीमित है? ये आप भी समझते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, कोई भी समाज की सेवा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो आत्मिक शांति एक मनुष्य को मिलती है, एक हमारे आत्मिक रूप में मिलती है, उससे जो हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो हमको आगे हमारे अंदर पावर बढ़ा देता है। अभी कल ही मोदी जी के ऊपर विशेष कार्यक्रम हुआ था, तो आज मोदी जी का जो वर्चस्व है, यहाँ पे उनका उदाहरण इसलिए ले रही हूँ
जैसे आपने बोला इतने सारे काम करने की आपको शक्ति कहाँ से मिलती है। जी, जो भी लोग, क्योंकि वो एक शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना लोहा मनवाया है, उसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो संघर्षों से भरा जीवन, जिसने सब त्याग किया। ये वो व्यक्ति है जिस जो अध्यात्म से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म, धर्म, कर्म और सेवा, ये आपको वो ऊर्जा देती है जो आपको ना आपकी रोटी दे सकती है, ना आपकी जेब का पैसा दे सकता है। ये एक आत्मिक ऊर्जा देती है, और जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाता है फ्रॉम द सोल, तो आपको अंदाज भी नहीं है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का परिचय कराया, तो ये उसी तरह आपके और मेरे अंदर भी वो शक्ति जागृत हो सकती है। हम अनंत शक्तियां हमारे अपार, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मनुष्य हमारे अंदर इंटैक्ट है। उनको समझना कि एक सिर्फ हमको एक ज्योति चाहिए, एक प्रकाश चाहिए, उनको समझने का कोई ना कोई हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे अंदर की शक्तियों को जगाए। और उसको बहुत ज्यादा बिना आध्यात्मिक रुझान और धर्म के बगैर आप उसको जगा नहीं सकते, उसको पहचान भी नहीं सकते हैं। तो मैं नहीं समझती, मैं जो दे सकती हूँ समाज को, जो मेरी एक प्रतिभा है या जो मेरा कौशल है, मैं उसका 10% भी दे पा रही हूँ। अभी तो बहुत लंबा सफर है, बहुत कुछ देना है। ईश्वर ये शक्ति मुझे प्रदान करते रहे, आप सबको प्रदान करते रहे। यही आशा करती हूँ कि सिर्फ खा के पी के सो के परिवार को देख के चले जाना, ये उद्देश्य इस मानव जीवन का कभी भी नहीं हो सकता। मानव जीवन का उद्देश्य इन सभी उद्देश्यों से बहुत ज्यादा आगे है। समाज को देना है, कल्याण करना है, और उसके साथ अपने को आत्मिक रूप से एक जो हमें को एक जिस लेवल पे पहुंचाना है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, हम तो उसको ये कहते हैं कि उस ज्ञान की उस परिभाषा को समझो और ज्ञान में ही लीन हो जाएं, ज्ञान में ही समा जाएं। तो ये वो जर्नी है। अलग अलग स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे शायद मैं हूँ। तो अभी बहुत जी, कुछ करना है। ताकत अगर मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से मिलती है, सनातन संस्कृति के संस्कारों से मिलती है और अध्यात्म से मिलती है। और उसको बैलेंस करने की कला अगर हम जिस दिन सीख जाएंगे, और जितना सीखते जा रहे हैं, हमारी आउटपुट लेवल आज 75 साल के एज में मोदी जी भी अगर 24x7x365 डेज काम कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बिल्कुल। एक ब्लेसिंग्स हैं अध्यात्म के रूप से, जो वो इस विश्व स्तर पे अपना प्रदर्शन दे पा रहे हैं। तो उसको हमने समझ के आधार बनाती हूँ। मैं समझती हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व को से हमको प्रेरणा लेनी है, उसको अपने जीवन में डालना है, और जो खुशी मिलती है वो अपने आप आपको रोज एनर्जी दे देती है। तो वही ताकत है मेरी। तो मैं समझती हूँ अध्यात्म और जो ब्राह्मण कुल से जो डीएनए में आया है एक चीज, वो मेरी ताकत का मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। सही आपने यहाँ पर मोदी जी को कोट किया, बिल्कुल, सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्पिरेशन है, तो वही से या बहुत अच्छा। जी, तो मैम आपका मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न जो मेरा आता है आपके लिए, राजनीति और राजनीति, धर्म और ज्योतिष, इनमें आपका ये जो सफर है ये कैसा रहा? मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, आपकी मेरी तरह देश की सारी महिलाओं की तरह एक ही सामान्य जीवन रहा। बिटिया के रूप में जन्म लिया तो विद्या ग्रहण करी, एजुकेशन में आई वॉज गुड इनफ, मेरे को वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस मिला। आई वॉज साइंस स्टूडेंट, बीएससी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, मास्टर्स करी। उसके बाद विवाह हो गया। विवाह हो गया तो बच्चे हो गए। तो वो एक उस टाइम फ्रेम में रहा, लेकिन हमेशा से पिता के साथ उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे। बहुत छोटी एज में मेरे को मेरी माँ का साथ चला गया। तो एक सबसे बड़े होने के नाते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे लेना एक मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गया। तो मेरे लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कभी भी, इनफैक्ट वहां से मेरे को ऊर्जा मिलती थी। अभी तो हम ज्योतिष से भी अपनी कुंडली का आंकलन करते हैं तो पता चलता है कि ये कर्म प्रधान व्यक्ति है। तो वही मेरी कहूँगा, तो मेरे दादाजी यही प्रेरणा देते थे, बेटा हमेशा कर्म योगी बन के रहना, आखिरी सांस तक कर्म को ही प्रधान बनाना। और बाकी चीजें आउटकम है, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है, बट फोकस ऑन योर वर्क, focus on your deeds only. So that was the source of inspiration. So started from a normal marriage life से, then बच्चों के बाद एकदम से हुआ कि अपना कुछ काम करना है, तो I started with gems business. उसमें मेरी रुचि रुचि बढ़ी।
और उसको फिर मैंने लगा कि काम अच्छा, मुझे मजा आया। तो मैंने कहा इसको टेक्निकली समझना है, तो देन आई ज्वाइन GIA। तब तक मास्टर्स कंप्यूटर्स कर चुकी थी विवाह से पहले, लेकिन उसको मैं कहीं ना कहीं प्रोफेशनली यूज नहीं कर पा रही थी। आई वॉज टोटली इनटू डोमेस्टिक फ्रेम ऑफ लाइफ। ये करने के बाद GIA से एक विजन खुला। आई फॉल इन लव विद जेम्स, स्पेशली डायमंड्स में मैंने अपनी एक्सपर्टीज करी। डायमंड्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करी, अपना व्यवसाय चालू किया घर से ही, छोटे स्तर पर। लेकिन वहां से एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। एक तो आप अपने परिवार के लिए एक्सक्यूज मी एक हेल्पिंग हैंड बनते हो, लेकिन उससे जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उसका कोई तोल नहीं है। तो वहां से जो मुझको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, एक पहचान मिली, उसने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया टू डू मोर एंड मोर पैरेलल। क्योंकि एक मंदिर से एसोसिएटेड है। कोविड काल का समय आया जहाँ पे लोगों को सेवा देनी थी, तो चाहे खाने के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं पद्मश्री, वो जो लास्ट राइट्स होते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। तो उस टाइम पे तो क्रिमिनेशन कराना भी अपने आप में बहुत ही, लोग उसके लिए भी फाइट बैक कर रहे थे। कुछ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, कुछ ऐसे कैंप लगाए जहाँ प्लाज्मा के लिए करेक्शन हुई। उस टाइम पे मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड हो गई। बट जो एक मैंने बताया ना, सेवा देके जो आत्मिक शांति मिलती है, उससे आपको ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। जेम्स के काम करते करते इंटरेस्ट हुआ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। तो एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बनाना तो कभी दूर दूर तक सोचा ही नहीं था, एज अ पैशन। क्योंकि आई एम ए वेरी बॉर्न स्टूडेंट, मुझे पढ़ना, नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। और एक ऐसी फील्ड है जो सबके लिए, एक आपके लिए, मेरे लिए एक जिज्ञासा होता है कि आगे क्या। तो जी सबसे बड़ी बिल्कुल। बात यह है कि ये शास्त्रों का अभिन्न अंग है। ज्योतिष को छठा वेदांग, वेदांग जो 6 अंग है उसमें जो छठा पार्ट है डेट इज ज्योतिष। ज्योतिष को अगर आप इसको करें तो ज्योति प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद करते हैं। ज्योति का मतलब जी प्रकाश और ईश्वर का मतलब द डिवाइन एनर्जी। सो इट इज एक्चुअली द टॉर्च थ्रू विच यू कैन सर्च योर पैसेज ऑफ लाइफ। इट इज नॉट समथिंग, लोग कहते हैं डेस्टिनी है, तो ये होना है तो होगा ही, तो हम ऐसा क्यों करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी ना तो चित्रगुप्त जी ने ऊपर बैठ के लिखी है, ना भगवान विष्णु ने लिखी है। आपने अपने ही कर्मों द्वारा उसका एक सांचा बनाया हुआ है। उस सांचों को हम लोग ज्योतिष के माध्यम से डिकोड कर पाते हैं, ग्रहों के नक्षत्रों के माध्यम से, और जितने भी ज्योतिष के सिद्धांत हम डिकोड कर पाते हैं। और क्या पर्पस है आपकी लाइफ का, उसको हम डिकोड कर पाते हैं। ऐसे कौन से आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसी कौन सी वीकनेस है, वो हम डिकोड कर पाते हैं। और जब आपको इस चीज का पूरा खांचा मिल जाता है कि आपके प्लस फैक्टर्स कौन से हैं, माइनस फैक्टर्स कौन से हैं, क्या रीजन है आपको यही लाइफस्टाइल मिल रहा है, क्या रीजन है आपको यही प्रॉब्लम्स मिल रही है, क्या रीजन है आपको यही अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसके पीछे आप ही के कर्मों का एक, जो आप बैलेंस शीट लेकर आए हैं प्रारब्ध के रूप में, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आने वाला समय आप कैसे करेंगे, आज के द्वारा किए हुए कर्म को, कल की नींव आज रखी जाती है। अगर आप आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल निश्चित रूप से आपका भाग्य अच्छा ही होगा। लेकिन वो किस फ्रेम ऑफ टाइम में क्या डिलीवर करना है, वो भगवान वो चाबी अपने पास रखता है। तो ज्योतिष कहीं ना कहीं इट्स लाइक 50% इज योर डेस्टिनी, 50% इज योर फ्री विल। जैसे कि एक गाय को आप 5 मीटर की खूंटी से बांध दो, तो वो जो 5 मीटर की खूंटी है, जो चेन है जिससे आपने गाय को बांधा है, वो तो आपकी डेस्टिनी है जो आप लिखवा के लाए हैं अपने, वो भी अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन उस 5 मीटर के रेडियस में आप गीले में बैठोगे, आप सूखे में बैठोगे, आप गड्ढे में बैठोगे, आप खड़े होगे, आप सोओगे, आप खाओगे, वो जो फ्री विल है, कर्म करने की जो है शक्ति, वो आपके अपने हाथ में है। तो कुछ ऋणानुबंधन होते हैं। ऋणानुबंधन का अर्थ है कुछ ऋण है जो आपको चुकाने चुकाने हैं, और उसमें सप्तम घर जो होता है ज्योतिष में, आपका जो स्पाउस का घर है, सबसे ज्यादा ऋण आपको उसके चुकाने होते हैं। तो तभी आप देखेंगे कि मैरिज इज इन टुडे सिनेरियो द मैक्सिमम
adjustment people do, may a male or a female, it is in the format of a marriage only, as the outer their co-partner in life. तो सबसे ज्यादा ऋणानुबंधन वहां से चुकाने होते हैं। फिर कुछ आपके माता पिता का ऋण आपके ऊपर होता है, कुछ संतान का ऋण होता है। कई बार संतान ने आपसे ऋण लेना होता है, तो आपको संतान को सेवाएं देनी होती हैं। हम बोलते हैं कि हमें संतान हमारी सुनता नहीं है, सेवा नहीं करता, संतान को भी कोई कष्ट है, तो आपको उसके ऋण देने हैं, इसलिए आपको उसको कष्टों में आपको भागीदारी बन रहे हो। कई बार संतान ने आपके देने हैं, तो आपकी सेवा करती है। तो ये कुछ ऋण ऐसे हैं जो इसको आपको चुकाना चुकाना है, क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कि जब तक आपकी बैलेंस शीट नील नहीं हो जाती, आपका लेना देना जब तक जीरो पे नहीं आ जाता, तब तक आप यू टेक रीबर्थ एंड रीबर्थ टू पे बैक और टू टेक whatever you want to because of your karmas. So this is all ज्योतिष। तो वो एक प्रकार से आपके लिए मार्गदर्शन का काम करती है। हम उपाय देते हैं शायद, मैं समझती हूँ आपके मन से ये जरूर कहने, ज्योतिष को केवल आप उपाय मात्र ना समझें, ज्योतिष को एक प्रकार से आप रोड मैप समझें। जैसे कि आज आप गूगल में जाते हैं, आपको कहीं वसुंधरा जाना है, तो आप डालते हैं तो एक रास्ता आता है, आपको दिखता है। वो कहीं डाइवर्जन है, कहीं कोई आउटपुट है, तो ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है, चलना आप ही को है। कौन से 3 रास्तों में से कौन सा चूज करना है, वो आप ही को करना है। तो ये सिर्फ एक काइंड ऑफ मार्गदर्शक साइंस है, नॉट टू यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट और टू हार्म समवन, क्योंकि पीपल यूज दिस साइंस एज टू हार्म ऑल्सो। ज्योतिष के साथ तंत्र शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे यही बोलूंगी कि अपने कर्मों को पहचानो, अपनी ज्योतिष के माध्यम से अपने एसेट्स को पहचानो, अपने अपने कमजोर तत्वों को पहचानो, उस पे काम करो, अपने रिश्तों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया, तो वो लंका की भी चढ़ाई कर पाए और इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। तो ज्योतिष एक प्रकार से हम सबके लिए एक जामवंत का काम करता है, हमारी शक्तियों को हमें बताता है। और अगर उस पे हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमको जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको हम अचीव कर पाते हैं। वेरी ब्यूटीफुली यू हैव डिफाइंड ज्योतिष, ये ज्योतिष शास्त्र क्या है, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आई होप कि जो ऑडियंस हमारे सुन रहे होंगे और हमें बाद में देखेंगे सुनेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि कई बारी ज्योतिष को कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जो एथेइस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में कहते हैं कि विश्वास नहीं है, या ज्योतिष एक जो है फेक साइंस है जो उसमें बिलीव नहीं करते, या कुछ लोग इसे इस तरह से मानते हैं कि जैसे आपने बताया मैम, कि सिर्फ उपाय करके और हम इससे गेन कर सकते हैं, पर्सनल गेन कर सकते हैं। तो इट इज फार देन दैट, मोर देन दैट। तो ये उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया और बताया भी। तो इसमें जैसे देखिए, हम बहुत ज्योतिष सारे में, जी, यस मैम जैसे हम बताइए। उपाय की भी बात करूंगी, सनातन संस्कृति में ज्योतिष में से अलग अलग ग्रहों को अलग अलग तत्वों के साथ जोड़ा गया है, उनके अलग अलग उपाय होते हैं। हम उपाय में कराते क्या है? हम पीपल की सेवा करवाते हैं, हम गाय को भोजन करवाते हैं, हम चींटियों को आटा दिलवाते हैं, हम जीव जंतुओं की सेवा करवाते हैं, माता पिता की सेवा करने को बोलते हैं, पूजा अनुष्ठान कराने को बोलते हैं, आपको सात्विक आहार खाने को बोलते हैं, सात्विक जीवन। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष एक तरीके से पर्यावरण के लिए काम करता है, अ, जीव जंतुओं के लिए काम करता है। आज जोशी मठ में त्रासदी आई है, या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो कहीं ना कहीं हम एज ह्यूमन बींग्स वी आर इंटरवीविंग with the ecosystem of the nature. We think only we are the part of the world, but actually we are nothing in this world. आज कोरोना आया, छोटा सा वायरस आया, उसने बता दिया कि जिसको आप देख भी नहीं सकते, इवन हाई रेजोल्यूशन पे यू कैन ओनली सी दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट उसका इफेक्ट इतना है कि आपकी भी उसके आगे कोई औकात नहीं है। तो ये सत्य है जीवन का, कि जो छोटे छोटे जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, बीबी अमीबा वाज द फर्स्ट क्रिएचर, फर्स्ट लाइफ, फ्रॉम वेयर द लाइफ कम्स फ्रॉम। हम तो बहुत बाद में आए, लेकिन हम अपने आप को इतनी सुप्रीमेसी में मानने लग गए कि चाहे हम पेड़ों को काट के अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, चाहे हम अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मार रहे हैं, हम जिस तरीके से इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के नाम पर वी आर इंटरवीविंग विद द एनवायरमेंटल बैलेंस, वो हम खराब कर रहे हैं। जोशीमठ का आया, जैसे कि पहाड़ों पे इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना विदाउट गोइंग थ्रू द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, द एनवायरमेंटल फैक्ट्स,
जो इंटरवीविंग, जो एक्सपेंशन हम लाइफ की कर रहे हैं, कोई और जीव नहीं कर रहा है, केवल ह्यूमंस कर रहे हैं। तो हम लोगों को उसका आउटकम दिख रहा है कि पृथ्वी भी हिल रही है। तो यहाँ पे यही है कि ज्योतिष के माध्यम से हम ये सारी सेवाएं करवाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, जीवों की सेवाएं करवाते हैं, माता पिता का रिस्पेक्ट करना है, बच्चों के साथ कैसे कंडक्ट करना है। आज इतना सेल्फिश इंसान हो चुका है कि मैं देखती हूँ कि अपने ही परिवार के 4 सदस्यों के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। वो केवल अपने पे फोकस हो चुका है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। तो यहाँ पे जो सेल्फिशनेस ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया है, उसको ये चीज समझना, जैसे मैंने पहले अपना स्टेटमेंट ही चालू करी कि वी आर नॉट हेयर जस्ट टू यू नो टेक बर्थ एंड डाई। वी हैव लॉट मोर टू गिव टू दिस यूनिवर्स, नॉट इवन अर्थ, टू द यूनिवर्स ऑल्सो। तो उस अपने मानव जीवन के महत्व को समझते हुए ज्योतिष का जो मार्गदर्शन है, चाहे उपायों के माध्यम से, चाहे किसी भी रूप में, तो वो मानव जीवन के कल्याण के लिए। दूसरा आपका पॉइंट इसलिए मैं लेना चाहूंगी कि लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं है। मैंने जब तक, आई एम साइंस ग्रेजुएट, आई कैन नॉट सेटिस्फाई बिना लॉजिक के हम लोगों को। और मेरे साथ जितने भी ज्योतिषविद हैं या जिन लोगों से मैंने ज्ञान उत्पन्न किया, ऑल ऑफ देम आर somebody's IIT graduates, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े टीचर्स, somebody is from army background, PhD holders. They are not the people जो पढ़े लिखे नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, विजन नहीं है उनका, इंटेलेक्ट पीपल। इफ दे आर स्टडिंग दिस और उसके ऊपर वो उस पर मोहर लगाते हैं, और ये तो ऋषि मुनियों का उनके द्वारा शोध किया हुआ ये एक विद्या है। हमारे लिए तो सनातन आ गया ना। अभी आप देखिए, हम बात करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं दे रही हूँ, हम और आप सालों साल से, हमारी पीढ़ियां ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्रश शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। ये शांति पाठ सदियों से चला आ रहा है। नासा की एग्जिस्टेंस हुई है 40-50 साल पहले, तो उसने बताया जी हाँ नवग्रह है। हम तो सदियों से बोल रहे हैं नवग्रह है। और इस मंत्र में मंगल को भूमि सुतः बोला गया है। भूमि मतलब पृथ्वी, सुतः मतलब पुत्र। भूमि का पुत्र मंगल को संज्ञा दी गई है। आज इलॉन मस्क जी कह रहे हैं कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन ऑन मार्स, देयर आर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन मार्स। मार्स कोई ना कोई एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से दिस इज अ सेक्शन ऑफ अर्थ ओनली जो एक अलग ऑर्बिट में जाके सन के आसपास रिवॉल्व करने लग गया। ये आज नासा से पिक्चर्स आ रही हैं, बट वी तो, हमने तो उनको पहले से ही भूमि सुतः माना हुआ है। नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक माना जाता है। नाउ नासा इज क्लेमिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ जुपिटर देर आर सो मैनी एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स जो उसकी ग्रेविटी में आके ध्वस्त हो जाते हैं। अगर वो उस ऑर्बिट से आगे आ जाए तो पृथ्वी पे जीवन, पृथ्वी की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो हम उस ग्रह को जीव कारक मानते हैं, और यहाँ पे उसके टेक्नोलॉजिकली एस्ट्रोनॉमिकली समझे कि वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो पृथ्वी पे आने वाली विपदाओं को अपने ऊपर, अपनी गुरुत्व आकर्षण में लेके वहीं पे उसको सेटल डाउन कर रहा है। यहाँ तक वो प्रॉब्लम्स आने नहीं दे रहा, नहीं आने दे रहा, तभी तो जीव का उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। ज्योतिष में पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, किसी के संतान की उत्पत्ति दिखते हैं। तो जो लोग आजकल IVF के थ्रू बच्चे कर रहे हैं, प्रोजनी का इशू आ रहा है, संतान प्राप्ति का इशू आ रहा है, तो ज्योतिष का एक बड़ा मूल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है कि पंचम भाव का कारक जुपिटर, गुरु, जिनको देवगुरु की संज्ञा दी गई है, कहीं ना कहीं से अवश्य पीड़ित होगा, तभी संतान प्राप्ति, जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है। यानी कि मेटाफोरिक अगर आप लेवल समझिए, ये एक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्टोरी के नैरेटिव में, जैसे कि शुक्राचार्य जी को दानवों का गुरु माना जाता है। एक प्रसंग आता है मैथोलॉजी में कि राजा बलि बहुत दानवीर थे, और वामन अवतार में जब भगवान विष्णु आए उनसे दान लेने, तो शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये तीनों जो अपने युग हैं, ब्रह्मांड के जो तीनों पार्ट हैं, ये उनको दान में दे देंगे, और इनका यही उद्देश्य है, ये वामन रूप में आए हैं इससे मांगने के लिए। तो द टाइम जब राजा बलि ने पहले तो पृथ्वी लोक दिया, फिर स्वर्ग लोक दिया, तो जब पाताल लोक वो देने लगे, तो देयर इज अ रिचुअल कि आप हाथ में जल लेके संकल्प करके आप वो देते हैं। तो जल जिस पात्र से दे रहे थे, तो उसमें एक नोजल होती है जहां से पानी निकलता है। तो वो पात्र में, क्योंकि वो उसको समझा नहीं पा रहे थे राजा बलि को,
एंड ही नो कि अगर ये दे देगा तो मेरा शिष्य कहाँ रहेगा, पाताल लोक से भी चला जाएगा। तो ही टेक अ स्मॉलेस्ट फॉर्म, वो जाके उस नोजल में जाके ही फिटेड हिमसेल्फ, ताकि पानी ना निकले, ना संकल्प कर पाए, ना ये पाताल लोक दे पाए। अब वो जब उठ के निकले तो राजा बलि ने कहा कि जल तो निकल ना लगा, तो उन्होंने एक तीर लिया और उसको मारा। मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तो ये तो स्टोरी नैरेटिव हुआ। अब शुक्राचार्य जी को ज्योतिष में सेकंड हाउस का लॉर्ड माना जाता है। सेकंड हाउस में राइट आई, कालपुरुष की अगर जब कुंडली को कालपुरुष के कालपुरुष यानी कि भगवान विष्णु के शरीर को जब हम ज्योतिष के सिद्धांतों पे उसके कुंडली के ऊपर जब हम सुपर इम्पोज करते हैं, तो जो सेकंड हाउस है वो आपकी राइट आई है, और जो 12th हाउस है लेफ्ट आई है। वहां पे अगर एक सूत्र आता है ज्योतिष का, यहाँ सूत्र आता है कि शुक्र जो प्लैनेट है वो सेकंड हाउस में पीड़ित हो या 12th हाउस में पीड़ित हो तो ब्लाइंडनेस होगी, आंखों की कमजोरी आएगी। तो इसको स्टोरी के फॉर्म में यहाँ दिया कि शुक्राचार्य की पीड़ा से, शुक्र की पीड़ा से आंखों से संबंधित समस्या आएगी। तो ऐसे में आपको अनगिनत, जैसे जुपिटर की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्टोरी के फॉर्म में इन प्लैनेट्स की ऊर्जाओं को समझाने का, उनके सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया। कोई भी किसी भी फॉर्म में जब स्टोरी का नैरेटिव आता है तो उसके हम तत्व को समझ पाते हैं, एक इंसान की प्रवृत्ति है। सो एक एक चीज आप अगर शास्त्रों से उठाएंगे तो उसको आप हर प्लेनेट की ऊर्जा से रिलेट कर पाएंगे, वहीं से हम उपाय निकालते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, देखिए क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर वही है, किताब वही है, पढ़ाने का तरीका वही है, लेकिन 50 के 50 तो अव्वल नहीं आते हैं, उसमें से 10 फेल भी होते हैं, 10 एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, दो। तो एज ए स्टूडेंट, एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट, मैंने कितना कॉन्सेप्ट समझा और मैं उसको कैसे डिलीवर कर रही हूँ, दैट इज, वहां पे त्रुटि हो सकती है। आई कैन नॉट बी अ गुड स्टूडेंट। मैं हो सकता है 50 में आखिरी 10 में आती हूँ, लेकिन जो आखिरी पहले 10 में आते हैं उनके क्वेश्चन को तो मैं, उसके विद्या को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती। आई एज अ स्टूडेंट में नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, आई एज अ इंटरप्रिटेटर में नॉट बी अ गुड इंटरप्रेटर ऑफ द नॉलेज, बट दैट डजंट मीन दैट नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष सब है, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, पहले पढ़ो फिर तर्क करो। पढ़ने के बाद तर्क करते समझ आते हैं। जो आपने पढ़ा ही नहीं, जो समझा ही नहीं, उस पे टिप्पणी देने का आपका कोई राइट ही नहीं है। जी। तो ये जरूर कहना ऑनेस्टली चाहूंगी। स्पीकिंग आई एम स्पेल बाउंड मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया कि मैं आपकी बात बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुन रही थी और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। जैसे आपने मैम जुपिटर की बात की, तो कहते हैं कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है तो उस हाउस की जो लाभ है उनको खत्म कर देता है, क्या ये सच है? ऐसा मैंने सुना। देखिए इसको कारको भावनाशा एक सिद्धांत है। जुपिटर पे वो सबसे ज्यादा, उसका ये सिद्धांत है, कारक अगर अपने भाव में बैठ जाता है तो भाव का नाश होता है। जुपिटर, और नॉर्मली ये ना जीव नाश करता है। जीव नाश, जैसे कि जुपिटर को कौन कौन से जीव डिनोट करते हैं? जुपिटर को सबसे पहले तो आपकी संतान जीव के रूप में, एक तो जुपिटर आपकी नॉलेज को, विजडम को डोनेट करता है, मरकुरी आपके इंटेलेक्ट को डोनेट करता है, तो जुपिटर आपके विजडम को डोनेट करता है, जुपिटर आपकी प्रोस्पेरिटी को डिनोट करता है। तीसरी चीज जो जीव तत्व में जुपिटर आपकी संतान को डोनेट करता है। अगर पंचम भाव जैसे संतान का भाव है वहां पे जुपिटर बैठ जाए तो वहां पे कारको भावनाश है, क्योंकि जुपिटर पंचम भाव का कारक है। पंचम भाव में जब बैठ गया तो पंचम भाव के जीव कारक का नाश किया। तो ऐसी कुंडलियों में देखा जाता है कि संतान की उत्पत्ति में या तो डिले होगा या होगी नहीं। कई बार क्योंकि शास्त्रों में आठ देश काल पात्र के हिसाब से स्थिति बदल गई है। अभी अभी पीछे एक विवाद चल रहा है, अभी करंट चल ही रहा है कि शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस जी पे जी जी, विवाद बिल्कुल। पर टिप्पणी दी है, शूद्र के नाम पे उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले उनको ये बोलना चाहूंगी, वो सतयुग के वचन है, आज हम कलयुग में है, देश काल पात्र से स्थिति बदलती है। और शूद्र कहाँ निम्न है? देखिए जाति में मैं इस पे थोड़ा, मैं यहाँ पे डाइवर्ट करूंगी क्योंकि मंच आपका बहुत अच्छा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अलग अलग गुणों के आधार पर अ, समाज को अलग अलग दायित्व दिया गया कि ब्राह्मण वो तत्व है
जो विद्या ग्रहण करेगा, जो जीवन जीने की विद्या को आगे इम्पार्ट करेगा, डिलीवर करेगा, जो शोध का कार्य करेगा, जो अलग अलग विषयों में शोध करेगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया। आज भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग ऋषियों ने, किसी ने आयुर्वेद पे काम किया, पतंजलि ने, किसी ने पराशर ऋषि ने ज्योतिष पे काम किया। ऋषियों ने अलग अलग सर्जरी के ऊपर काम किया, शल्य चिकित्सा के ऊपर काम किया, एस्ट्रोनॉमी पर, मैथमेटिक्स पर। तो दे आर बेसिकली द नॉलेज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्षत्रियों का निर्माण हुआ कि ये लोग हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब कोई भी समाज है बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता, तो वैश्य वर्ण का हुआ कि ये ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, और इससे इसकी आर्थिक व्यवस्था चलेगी। अब शूद्र वो व्यवस्था है जिसमें वो सेवाएं देता है भगवान को। भगवान का अपर पार्ट जो है भगवान विष्णु का, डेट इज ब्राह्मण, जो कि वहां से थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, नॉलेज वहां से निकल रही है। द मिडिल पार्ट जहाँ पे भुजाएं आती हैं, डेट इज द क्षत्रिय पार्ट। जहाँ पे बेली एरिया आता है, डेट इज द वैश्य पार्ट। एंड जहाँ पे चरण आते हैं, वो शूद्र पार्ट है। और मैं और आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो एक ही अंग को स्पर्श करने का हमको वी आर अलाउड, एंड डेट इज द चरण ऑफ द ब्राह्मण गॉड। चरण पे क्या टिकाते हैं हम? ब्राह्मण रूपी मस्तक। जी। तो अगर चरणों को शूद्र की संज्ञा दी गई है और ब्राह्मण उच्च हैं, तो उच्चता नीचे उसके हो, तो वो तो संज्ञा भगवान के पैरों पे हम जाके करते हैं। मैं और आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो हम तो शूद्र कैटेगरी में आ गए। तो शूद्र कहाँ से भी निम्न नहीं हुआ। दिस इज जस्ट डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज नॉट द कि हम किसी को हाई ग्रेड में डाल रहे हैं, लो ग्रेड में डाल रहे हैं। अगर एक शूद्र जाति का इंसान पढ़ लिख के आज एक आईएएस ऑफिसर बनता है, तो उसने ब्राह्मण युक्त कार्य किया। ब्राह्मण वर्ग में अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वो शूद्र युक्त है। लेकिन इसमें से कोई भी अपर और लोअर क्लास नहीं है। दिस इज द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सोसाइटी विच इज गिवन। तो जो जातिवाद के नाम पे जो लोग गलत उसको इंटरप्रेट करके अपने व्यक्तिगत लाभ होते हैं, इनके राजनीतिक लाभ होते हैं, और सबसे बड़ी बात है, बड़े सूक्ष्म ज्ञान से ये आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि एग्जैक्ट। हमको सारा ज्ञान है, हम सर्वज्ञ, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो अहंकार का बीज है ना, तो वो रावण तो जबकि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो नहीं रहे, तो हम और आप क्या चीज हैं? अहंकार का जो बीज है, उससे हमें बाहर निकलना है। और ज्ञान का पात्र मेरा आपका किसी का भी हमेशा खाली ही रहना चाहिए, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि इतना इस ब्रह्मांड में ज्ञान है कि हमें पता नहीं कितने जीवन लेने पड़ेंगे। मैं एक ज्योतिष का भी मात्र अगर मैं कहती हूँ मुझे 10% भी आता है, तो शायद बहुत आता है। और इस यहाँ पे कितने अलग अलग शास्त्र हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अलग है, साइंस अलग है, आर्थिक शास्त्र अलग है। तो सबको तो सब कुछ आना संभव है। तो जी। हम तो कितने जन्म ले लेंगे तो संपूर्ण ज्ञान तब भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो एक विजन है, तो जुपिटर को यहाँ पे फिर से आपकी बात पे आऊंगी। तो कारको भावनाशय में जुपिटर अगर पंचम भाव में बैठते हैं, तो संतान प्राप्ति, संतान के सुख, संतान हो जाए उसके बाद उसको कोई बीमारी लग जाए या कष्ट आ जाए, तो उसमें वो नाश करता है। हाँ, ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है, लेकिन इस सब के अलग अलग फैक्टर्स हैं। हम उसकी स्ट्रेंथ नवांश में देखते हैं। जो D7 जो मुख्यतः रूप से आपके संतान पक्ष को देखता है, डिविजनल चार्ट्स होते हैं ज्योतिष में, क्योंकि जो मेन आपका लगन चार्ट है वो 30 डिग्री में बनता है, नवांश 3 डिग्री 20 मिनट पे बनता है। तो डिविजनल चार्ट्स एक काइंड ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ईच हाउस। सो जैसे कि D7 इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए फिफ्थ हाउस, फ्रॉम वेयर वी सी योर आपकी विद्या, आपके बच्चे, इवन स्पेकुलेशन के लिए, मान सम्मान के लिए भी वो घर देखा जाता है। बहुत चीजें होती है, एक भाव, एक ग्रह बहुत मल्टीपल चीजों को डिनोट करता है। तो हाँ, ये सिद्धांत है, कारक अपने भाव में बैठ के अपने उसका जो जीव तत्व है उसका नाश करता है। कई बार किसी और फैक्टर में दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर से कई बार आपको फेवरेबल मिलता है। मैंने ऐसे बहुत नहीं बहुत सारे चार्ट देखे हैं, पंचम भाव में गुरु है तो डिले चाइल्ड बर्थ है, लेकिन बर्थ है। मेल प्रोजेनी बाद में है, कुछ उनकी पूजा करा के, उपासना करा के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में है लेकिन आपके पति की कुंडली में वो योग नहीं है। तो यानी कि जब माता पिता दोनों की कुंडली का आंकलन करते हैं,
तो एक में तो नाश हो रहा है बट एक में नहीं हो रहा है, तो दूसरे की कुंडली प्रभावशाली, सही समय पे सही ग्रह गोचर और दशा के अंतर दशा पे आपको संतान की प्राप्ति होती है। और अगेन इसकी स्ट्रेंथ हमें डिविजनल चार्ट्स में डिग्री भी देखनी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है तो बिल्कुल मिलती है, नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो विघ्नाते ही है। 8th हाउस का संबंध आ जाए, 12th का संबंध आ जाए, तो बहुत सूत्र है। लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल उचित है कि कारको भावनाश है। कारक जी। अपने भाव में बैठ के उस भाव का नाश करता है, और मुख्यतः रूप से देखने में आया है कि जीव नाश होता है। विद्या बहुत आपने अच्छी बहुत देगा अच्छे से, जुपिटर। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया मैम, इजीएस्ट वे में समझा रहे हैं आप सारे इन कॉन्सेप्ट्स को। तो एक बात और जानना चाहूंगी जो जो आम जन को समझ नहीं आती कि महादशा, प्रत्यंतर दशा, तो इनको इनको कैसे इजीएस्ट वे में आप डिफाइन करेंगे लोगों के लिए, जिससे वो समझ पाए देखिए, इस का। टेक्नोलॉजी इज रूलिंग द वर्ल्ड। अभी आज की डेट में मैं भी पंचांग को यूज नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं भूल ना गई हूँ पंचांग से कुंडली बनाना। अभी मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम से वी आर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर्स, एंड सॉफ्टवेयर्स आर गिविंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हमारी मेहनत जो चार्ट्स की बनाने की वो कम कर देते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा रहता है इंटरप्रिटेशन एंड डिकोडिंग एंड डेलिनेशन ऑफ द चार्ट की प्लैनेट एक्चुअल में क्या क्या रहे हैं, तो हमारी एक वर्क एनर्जी वहां पे सेव हो जाती है। तो नाउ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। आपको वहां से महादशा 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है। आपका चंद्र नक्षत्र मान लीजिए, आपने चंद्रमा के नक्षत्र में ही जन्म लिया है, रोहिणी मान लीजिए, तो आपकी चंद्रमा की महादशा से आप जिस भी ग्रह की नक्षत्र में आपका चंद्र नक्षत्र होगा, वो वहां से आपकी दशा सिस्टम उस ग्रह के दशा सिस्टम से स्टार्ट होती है। देयर इज अ लॉन्ग कैलकुलेशन कि हर ग्रह का एक पीरियड होता है। उस ग्रह के फिर अंतराल में जो अंतरदशा आती है उसका एक पीरियड होता है। प्रत्यंतर आती है, फिर सूक्ष्म दशा आती है, फिर प्राण दशा आती है जो डे टू डे बेसिस पर आती है। उसके बाद गोचर को हम सुपर इम्पोज करते हैं। प्लस डिविजनल चार्ट्स तो ऑलवेज देखना ही देखना है, स्ट्रेंथ देखनी है। जेमिनी के भी सूत्र हैं, बहुत सारे ज्योतिष के मल्टीपल सूत्र आपको डालने पड़ते हैं। तो दशाएं अंतर दशाएं आप अपना किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आपको वहां से स्पष्ट रूप से आ जाता है। एंड वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर दे आर। आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी महादशा से जा रहे हैं, कौन सी अंतरदशा से, कौन सी प्रत्यंतर से, और सूक्ष्म दशाओं से आप जा रहे हैं, आपको वहां से पता चल जाता है इजीली। बट उसका मैथमेटिक्स समझाने में मेरे को कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। नहीं, उसका उसका इफेक्ट कितना आता है मैम, जैसे महादशा, प्रत्यंतर या विषुवत्तरी, इन सब का इफेक्ट कितना पड़ता है किसी ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर, ये जानना चाहती थी। कौन मान ज्यादा लीजिए आपकी इम्पोर्टेंट। चंद्रमा, everything is important, which you cannot see, rather that is more important। मैं और आप आज सांस ले रहे हैं, पंच तत्वों में से हवा एक तत्व है। कोविड में बता दिया, लेकिन ना आप हवा को देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ना मैं देख सकती हूँ। लेकिन हवा का इतना प्रभाव है कि हमारी प्राण वायु ऊर्जा ही वहीं से है। खाने के बगैर हम 5-6 दिन, 10 दिन, महीना तक रह सकते हैं, जल के बगैर रह सकते हैं, अग्नि के बगैर रह सकते हैं। लेकिन अगर एक सांस गई और आई नहीं तो गेम ओवर। तो जैसे हाँ। चंद्रमा की मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है, आ, यहाँ पे हम देखेंगे कि चंद्रमा सबसे पहली बात किस घर का लॉर्ड है। चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी होता है, कर्क राशि का। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि के स्वामी होते हैं, चंद्रमा कर्क का और सूर्य सिंह का। और गुरु जैसे कि धनु और मीन के होते हैं, बुध मिथुन और वर्गों के होते हैं, कन्या राशि के होते हैं, शनि कुंभ के और मकर के होते हैं, मंगल मेष और वृश्चिक के होते हैं, और शुक्र जो है वो वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो फॉर जी। एग्जाम्पल चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा मान लीजिए आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड है, तो इस आधार पे जो आपकी लगन कुंडली बनी वो कन्या लगन की बनी है। अब ये चंद्रमा मान लीजिए अपने ही घर में 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो दशा को डिकोड कैसे करना है। सबसे पहली बात, जिस ग्रह की दशा आती है उसके देने का टाइम आ गया। जैसे आपके घर आपकी बुआ जी आई हैं, तो अब बुआ जी की आपको सेवा करनी पड़ेगी, या बुआ जी से आपको जो देना है वो आपको बुआ जी देंगी। तो बुआ यानी कि बुध, चंद्रमा यानी कि माता, चंद्रमा यानी कि आपकी मानसिक ऊर्जा। अब यहाँ पे चंद्रमा 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस आपका गेन्स दिखाता है, आपका नेटवर्क दिखाता है, आपकी आय की स्थिति दिखाता है। तो चंद्रमा की महादशा में इस जातक की आय की स्थिति को हम डिकोड करेंगे। इसकी आय की स्थिति कैसी रहेगी उसको डिकोड करेंगे।
आय भाव का स्वामी यहाँ पे आय भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से ये आय के स्तोत्र बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा है स्त्री कारक है, तो स्त्रियों के माध्यम से आय का स्तोत्र बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा है माता का कारक है, तो माता के माध्यम से, माता रूपी महिलाओं के माध्यम से आय का स्तोत्र बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा है सफेद चीजों का कारक है, दूध, दही, जल पदार्थ। तो अगर आपका बिजनेस है, समथिंग रिलेटेड टू मिनरल वाटर का प्लांट है आपका, या आप डेयरी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, या चांदी का काम है, या इवन कपड़ों की ट्रेडिंग का काम है, तो वो सोर्सेस से आपको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये प्लैनेट के कारक तत्व क्या है, दशा प्लैनेट का लॉर्ड कहाँ का स्वामी है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों के नक्षत्र में है, उसकी डिविजनल चार्ट्स में क्या स्थिति है, और गोचर से वो कितना ट्रिगर हो रहा है, गोचर से कौन सा हाउस, इसमें हम डबल ट्रांजिट लगाते हैं। शनि और गुरु का ये बाहरी ग्रह है, उनसे डबल ट्रांजिट से हमें, और राहु केतु भी, जो कि 1.5 साल में राशि बदलते हैं। तो इन सबको म्यूचुअली हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम दशाओं का इफेक्ट देखते हैं। भाई अब अंतरदशा जो प्लैनेट होती है, अंतरदशा प्लैनेट जैसे कि महादशा बताती है कि मुख्य रूप से ये 10 साल आपके कैसे जाएंगे। अंतरदशा इज लाइक अ डिलीवरी बॉय। जी अब चंद्रमा में मान लीजिए सूर्य की अंतरदशा आ गई इस जातक को, अब सूर्य यहाँ पे 12वें घर का लॉर्ड है, 12वां घर खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, फॉरेन ट्रेवलिंग का है। तो सूर्य की अंतरदशा, अगर सूर्य मान लीजिए कहीं भी बैठे, लेकिन सूर्य की अंतरदशा में वो बीमार हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, वो फॉरेन ट्रेवलिंग भी कर सकता है। सूर्य सरकार का कार्य अगर 6 हाउस से रिलेटेड हो गया, कोई सरकारी उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ सकती हैं, कोई कोर्ट केस है तो वो परेशान कर सकते हैं। तो ये तो उसमें डिलीवरी बॉय ने काम किया। प्रत्यंतर दशा छोटे टाइम के लिए आती है, तो प्रत्यंतर दशा वो डिलीवरी बॉय क्या डिलीवर कर रहा है जी। वो बताएगा। अब हम्म, उसमें मंगल की प्रत्यंतर आ गई, मंगल की पोजीशन अच्छी है नहीं, तो मंगल तो लड़ाई ही करवाएगा, भाइयों के साथ मतभेद करवाएगा। कोई, क्योंकि बीच में सूर्य की अंतरदशा है तो लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा, लोन्स करवाएगा। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है, अम, किस भाव, किस ग्रहों से इफेक्टेड है, दृष्ट है, जैसे कि गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु भी देखते हैं। तो उनकी दृष्टियां और उनके ओरिजिनल डिग्निटी क्या है उस प्लेनेट की, इन थ्रू आउट द डिविजनल चार्ट्स, वो सब बताते हैं कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। जी तो महादशा इज लाइक अ बुफे, बिग बुफे। जी। अंतरदशा, आप दाल के बाप जा रहे हो तो दाल डालोगे। प्रत्यंतर दशा वो चम्मच है कि आप कितनी डालोगे। वेरी और इंटरेस्टिंग। सूक्ष्म में, और सूक्ष्म में आप कितना खाओगे वो बताएगा। एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी लाइक दैट। नाइस। जी। सो नाइस। कितना इंटरेस्टिंग आप बताते हो ना। तो दैट इज द प्लस पॉइंट, कि आप बहुत, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपसे इंटरेक्शन करने में, मैम। No, you अच्छा, will fall एक in love with astrology. I actually fall in love with this science. It was जी not my aim to get into the profession of this field, but somehow my whole energy is coming to this. So be like I have to value my time also, the science I'm devoting to. But at time you get into studying astrology, मेरे लिए ये addiction है। तो जैसे कि कोई किसी ड्रिंक करने वाला ड्रिंक के बगैर नहीं रह सकता, तो हम एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी पढ़े बगैर उसके सिद्धांत को, और इसको आप जितना मंथन, जितना चिंतन करते हो आप, उतना ही ना अंदर यू डिग डीप, इन द ओशन अंदर, और आप जब जाते जाते हो ना, तो आनंद का एक अलग ही ज्योतिष की एक दूसरी ही परिभाषा आपके वो सामने चार्म हर, ही अलग है जी। वो बहुत ही अलग, और उसमें एज ए ह्यूमन आप बहुत अच्छा इवॉल्व करते हो। आपको ज्ञान कितना आ रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन एज अ ट्रू, जिसे कहते हैं ना आपकी एसेंस ऑफ एन ह्यूमन, जो ट्रू एसेंस है एज अ ह्यूमन, वो इट कम्स आउट टू यू। That is the beauty of astrology. Any Vedic science, in fact. Vedas are like we are blessed, all of us here, we are blessed on this land, जिसका नाम भारतवर्ष है। इसमें ज्ञान और प्रज्ञा की वो पूरे विश्व को ऐसे ही नहीं, हमें विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। तो मैम, जैसे वास्तु विज्ञान है, और जैसे लाइक न्यूमरोलॉजी है, आप तो सभी करते हैं, लाल किताब में भी आप एक्सपर्ट हैं जैसे। तो इनमें बेसिक और जो वैदिक ज्योतिष कहलाता है, इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है, और ये कहाँ तक
कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिष या फिर लाल किताब? देखिए, हम जब केजी में या फर्स्ट में थे, तो एक ही टीचर होती थी जो हमको अल्फाबेट्स भी पढ़ाती थी, क ख ग भी पढ़ाती थी, एक दो तीन नंबर भी एग्जैक्टली। पढ़ाती थी। हमारे आंख कान का एक ही टीचर थी। जब हम थोड़े आगे गए तो हमारे सब्जेक्ट्स, वही जो सब्जेक्ट्स को एक टीचर पढ़ाती थी, पांच टीचर्स पढ़ाने लग गई। फिर हम जब ट्वेल्थ पास की, हमने जब ऑनर्स का सब्जेक्ट लिया साइंस में, तो साइंस में भी अलग अलग फील्ड हो गई कि एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो उसमें भी अब एक एक्सपर्टीज हो गई। अब फिजिक्स में मुझको पीएचडी करनी है, उसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी में करनी है, अगर मेरे को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करनी है तो अब उसमें भी हो गई। तो जो बेसिक जननी है इन सारी विद्याओं की, वो वैदिक ही है। इट इज कमिंग फ्रॉम द वेदास ओनली। में इट भी एक एक अलग डोमेन बन गया लाल किताब, एक अलग डोमेन बन गया वास्तु, एक अलग डोमेन बन गया अंक शास्त्र या फेस रीडिंग। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेदास ओनली। इन्हीं नौ ग्रह, इन्हीं 27 नक्षत्र, इन्हीं की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम हर जो डोमेन में स्टडी करते हैं। लाल किताब में जैसे कि है, वो लोग ग्रहों की राशि को नहीं मानते हैं, वो घर को मानते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। उसकी एक अलग ग्रामर है। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को, हर अंक को एक ग्रह से डिनोट करा गया है। जैसे कि एक को सूर्य को से, दो को चंद्रमा से, तीन को गुरु से, चार को राहु से, ऐसे नव ग्रहों को एक से नौ तक उनको वहां से हम डिकोड करते हैं। आ, वास्तु में जो दिशाएं हैं, हर दिशाओं को कोई ना कोई ग्रह रूट कर रहा है। जैसे ईस्ट में सूर्य उगते हैं तो ईस्ट को सूर्य कर रहा है, चंद्रमा नॉर्थ में है तो नॉर्थ को चंद्रमा कर रहा है। तो हर जगह हम उन्हीं ग्रहों को, जिसे कहते हैं ना कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, इस सिद्धांत को समझिएगा। जहां एग्जिस्टेंस है वहां ब्रह्मांड है। साइंटिफिकली बताऊं तो जैसे कि हम सोलर सिस्टम को समझे, बीच में सूर्य है, आसपास ये प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। माइन्यूट से माइन्यूट आप अपने बॉडी के सेल में जाएंगे तो एक एटम है, उस एटम के बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड। यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था में भी वही ब्रह्मांड है, और विराट से विराट अवस्था में भी वही ब्रह्मांड है। ये इन्हीं सूत्रों को हम अलग अलग, हम जब एस्ट्रोनॉमिकली करते हैं तो उसको अलग से समझते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम सेल को एवेल्युएट करते हैं तो अलग समझते हैं। समझ ब्रह्मांड की उन्हीं ऊर्जाओं को रही है। तो हर शास्त्र में उनका जन्म वेदों से हुआ, उनका डिकोड हम उन्हीं ग्रहों को कर रहे हैं, उन्हीं के इम्पैक्ट को कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैं और आप सूर्य और चंद्रमा को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन बाकी को हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव उतना ही है। जैसे मैंने बोला कि जो अप्रत्यक्ष है उसका उससे भी ज्यादा है। अभी शनि का गोचर कल चेंज हुआ है, तो सारे न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं कि शनि कुंभ में आया है, किस राशि के लिए कैसा है। तो क्यों शनि को लेके इतनी चीज है? क्योंकि शनि एक राशि में भाई 2.5 साल बैठता है। 2.5 साल उसने वो सत्ता जमा रखी है, वो कहाँ क्या करेगा, कहाँ दृष्टि दे रहा है, किसके ऊपर से गोचर कर रहा है, आपकी राशि चंद्र राशि क्या है, लगन राशि क्या है, सूर्य राशि क्या है, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। राहु केतु का गोचर बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो हर जगह हम इन्हीं ग्रहों को डिकोड कर रहे हैं विथ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि फिजिक्स के हम डीप सब्जेक्ट्स में जाए, केमिस्ट्री का डीप सब्जेक्ट है, साइंस ही वो। So it is like that, and everything works in coagulation with each other. आपके आपके ऊपर ज्योतिष भी उतना असर कर रही है जितना अंकशास्त्र असर कर रही है, जितना वास्तु कर रही है, जितना लाल किताब कर रही है। सब सामूहिक रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। सिर्फ उनको डिकोड करने का मेथड अलग अलग है, बट एट द एंड इट विल कमिंग टू ओनली वन थिंग, इवेंट। तो ये सब ट्रिगर एक ही तरफ इशारा करेंगे। तो इट्स लाइक दैट। अभी आपको सबको कंबाइन करके मेरे लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी वैदिक से, वैदिक ज्योतिष से प्रारंभ करी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है, उसको डिकोड अलग अलग इन फील्ड्स में कर रहे हैं। तो मुझे आगे बढ़ने में, नई नई चीजों को सीखने में मुझे समय लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर थे, और दीज आर कमिंग फ्रॉम द वेदास ओनली। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एक मकान कुंडली का सिद्धांत है लाल किताब में। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को हम फोर्थ हाउस से वहां पे हम को रिलेट करते हैं। फोर्थ हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, कर्क राशि होती है काल पुरुष की।
नॉर्थ ईस्ट को हम सबसे ज्यादा सात्विक कोण मानते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि मंदिर हो तो इसी दिशा में हो, सबसे ज्यादा हल्का हो। वही वास्तु में नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपके माइंड की क्लैरिटी। वास्तु कहता है नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना है। वहां पे अगर मैं किसी मेरे पास कुंडली आती है, मुझे घर जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे जब मैं कुंडली खोलती हूँ, वहां देखती हूँ कि वहां पे कुछ ऐसा मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि भैया आपके नॉर्थ ईस्ट, वो कहते हैं कि हमको टेंशन बहुत है। नॉर्थ ईस्ट, डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो गिव, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। वो ऐसे घरों में कैंसर जरूर देखने को मिलता है जिनका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। वहां पे मान लीजिए चौथे घर का राहु है, तो राहु इज बेसिकली टॉयलेट। राहु इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। राहु गिव डैमेज टू द वॉल्स, सीलिंग में पानी की सीपेज होती है। तो मुझे घर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुंडली खोलती हूँ, चौथे घर में राहु देखती हूँ, मैं कहती हूँ आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स खराब हैं, वो कहते हैं हाँ। मैं कहती हूँ आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो कहते हैं हाँ। मैं कहती हूँ नॉर्थ ईस्ट में सीपेज आ रही है, क्या आपको कहाँ से पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये है ये है? मैंने कहा मुझे इसलिए पता है क्योंकि राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वास्तु भी आ गया, चौथे भाव से लाल किताब भी राहु का इफेक्ट आ गया, वैदिक का भी आ गया, और नॉर्थ ईस्ट को भी मैंने वहीं से डिकोड कर दिया। और कहीं उसका कोइंसिडेंस, उसका जन्म भी 4 तारीख को हुआ हो तो राहु की चार मुनी मार पड़ गई। तो अंक ज्योतिष से भी, लाल किताब मकान कुंडली से भी, वैदिक ज्योतिष से भी, और आपके वास्तु के सिद्धांत से भी मुझे अब राहु को ट्रीट करना ही करना पड़ेगा। तो चारों चीजें जब आ जाती है, और वही है कि जब आप अपने डायग्नोस किसी बीमारी का कराते हो, जब आपको ईसीजी रिपोर्ट भी वही बता रही है, ब्लड रिपोर्ट भी वही बता रही है, दिस इज लाइक द सेम थिंग, कि आप एक बीमारी को डिकोड करने के लिए 4 अलग अलग टेस्ट करा रहे हो, और आपकी बीमारी की अब आपको उसकी, जिसे कहते हैं ना, एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है। जी। तो सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम की डायग्नोज इंटेंसिटी करना को जल्दी समझना। जी। डायग्नोज करना इज द ट्रिकीएस्ट थिंग। द मोमेंट यू डायग्नोज द थिंग और सॉल्यूशन देके, और आपको एग्जैक्टली आपको राइट सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बाकी तो जीवन चक्र ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं कि उसको रेक्टिफाई करने का, आपको जिसे कहते हैं ना, एक फ्रिक्वेंसी को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। आपका एक एक्सीडेंट होना है तो होना ही है, लेकिन डैमेज हम कम कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट है तो है, लेकिन मृत्यु आपकी अभी नहीं निर्धारित, तो बचाव हो सकता है। लेकिन अगर आप मृत्यु निर्धारित है, तो बड़े से बड़े ज्योतिष अपनी कुंडली में अपना भी जीवन नहीं कर सकते। तो ये तो प्रारब्ध है, इतना समझना पड़ेगा, कोई मैजिक नहीं है। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझ के उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिविटी में बढ़ा सकते हैं, नेगेटिविटी की नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। हम फाई नहीं लेकर आ सकते वहां पर, वी कैन नॉट कम टू द दैट पॉइंट। अच्छा, एक और जो मेरा ज्योतिष से ही रिलेटेड है मैम, क्योंकि आपसे बात करके बहुत मतलब नॉलेज इंक्रीज हो रही है मेरी खुद की भी, और जो ऑडियंस देखेंगे उनको भी बहुत सारी बातें और इजीएस्ट वे में पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष टीवी पर भी आते हैं, आप तो जानते हैं, आप तो आते हैं, और लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो आम जन को समझ नहीं आती। तो यहाँ जैसे हमारी बहुत सारी कुंडलियां होती है एग्जैक्टली एक तो मुझे ये जो मेरा प्रश्न है वो कि कितने प्रकार की कुंडलियां होती है, और जो कुछ नाम मुझे पता है थोड़ा सा, कि जैसे चंद्र कुंडली हो गई हमारी, और लग्न कुंडली हो गई, नवमांश क्या हुआ, और चलित, बेसिकली इनका कितना कितना प्रपोर्शन है हमारी लाइफ में, उनका कितना इफेक्ट है, और एग्जैक्टली क्या है ये सब। देखिए, कुंडलियां जब मैं आपकी बनाऊंगी तो कम से कम नहीं तो मैं 40 कुंडलियां बना दूंगी। अच्छा। आ, वो कैसे? देखिए, एक तो होती है लगन कुंडली, विच इज द मेन कुंडली। लगन कुंडली इज द कुंडली जब आपका जन्म हो रहा होता है, इट्स लाइक अ स्काई मैप, द टाइम यू गॉट टेक बर्थ, कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में, किस डिग्री में गोचर कर रहे हैं, मंगल कहाँ कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ स्काई मैप। ईस्टर्न होराइजन में, पूर्वी क्षितिज पर, जोन सी राशि आपके जन्म के समय, चाहे दिन में रात में किसी भी समय उदय हो रही होती है, वो आपकी लगन कुंडली होती है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है, उस समय पूर्वी क्षितिज पर कर्क राशि उदय हो रही है, तो आपका लगन हो जाएगा कर्क। तो ये तो हो गई लगन कुंडली। चंद्र कुंडली, जिस समय आपका जन्म हो रहा होगा, ये तो राशि है उदित हो रही है पूर्वी क्षितिज पर। लेकिन चंद्रमा, जो कि ज्योतिष में मेन आधार माना जाता है, नक्षत्रों की और दशाओं की गणना चंद्रमा के ऊपर होती है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक, और चंद्रमा यहाँ पे हम ज्योतिष में एज अ ग्रह लेते हैं।
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट बोलती है, बट टेक्निकली चंद्रमा प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा इज द सैटेलाइट टू अर्थ। जी। लेकिन हम ग्रह की संज्ञा देते हैं, चाहे सूर्य, सूर्य हमारा स्टार है हम्म। अगर एस्ट्रोनॉमिकली समझे, बट हम सूर्य को ग्रह बोलते हैं। राहु केतु शैडो प्लैनेट्स है, राहु केतु दे वी कैन नॉट सी देम, दे आर द शैडो, दे आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स हैं चंद्रमा और पृथ्वी की, जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इंटरसेक्ट करती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ इंटरसेक्शन होती है डेट इज राहु, और सदर्न हेमिस्फेयर में जहाँ इंटरसेक्शन होती है डेट इज केतु, विच इज ऑल्सो नोन एज साउथ एंड नॉर्थ नोड ऑफ द मून। सो द थिंग इज कि हम अपने वैदिक कल्चर में इनको ग्रहों की संज्ञा देते हैं। ग्रह का मतलब जिनकी ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। नंबर वन, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि पूर्वी क्षितिज में आपका जब भी जन्म हुआ, कौन सी राशि उदय कर रही है, वो आपकी लगन कुंडली है। ये हर 2 घंटे में चेंज होती है, तभी 12 राशियों की जब कुंडली बनती है तो पूरे 24 घंटे में हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर। लेकिन उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहे थे, वो आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है। मान लो कर्क लगन में हुआ है, लेकिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में हो रहा था, तो आपकी चंद्र कुंडली वृषभ राशि की हो जाती है। सूर्य कुंडली उस समय सूर्य कौन सी राशि में गोचर कर रहा था, जिसको हम सन साइन बोलते हैं। सूर्य हर संक्रांति में, आप देखेंगे इस बार 15 तारीख को संक्रांति हुई, जी। तो हर 70 या 75 साल की कैलकुलेशन है कि सूर्य अपनी संक्रांति बदलता है। हर 15 दिन में सूर्य एक राशि से, 365 दिन वहीं से गणना आती है कि जो पूरी 360 डिग्री की साइकिल है, एक्चुअली सूर्य राशि नहीं बदल रहा है, घूम तो पृथ्वी रही है, जी। चलायमान तो पृथ्वी है, सूर्य तो स्टिल है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ, सो वी आर इंटरचेंजिंग, स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड सन। तो क्योंकि हम पृथ्वी पे सूर्य का प्रभाव देख रहे हैं, तो हमको सूर्य चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चल हम रहे हैं। सो इट्स लाइक, तो हम बेसिकली उस हिसाब से 365 दिन में सूर्य जो है 12 राशियों में गोचर करते हैं, से 1 साल की अवधि पूरी होती है। तो हर 15 तारीख के आसपास सूर्य का गोचर चेंज होता है। तो आपके जन्म के समय सूर्य कौन सी राशि में थे, वहां से सूर्य कुंडली निकलती है, तो सूर्य तब लगन में बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुंडली और होती है, दशानाथ की कुंडली। मान लीजिए आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु कौन सी राशि में बैठा है, तो जब हम दशा अंतर दशा को डिकोड करते हैं, हम ये पॉइंट में बताना भूल गई, तो हम दशानाथ की भी कुंडली बनाते हैं कि गुरु से दूसरे घर में, गुरु से दूसरे घर को जैसे धन भाव बोला जाता है, गुरु से दूसरे घर में कौन बैठा हुआ है, उसकी दशा, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो दशा, गुरु की दशा दूसरे घर के हिसाब से कैसी देगी। ये होते हैं चलित कुंडली, होते हैं भाव चलित। आ, हो सकता है आपका 5 डिग्री जब कर्क राशि उदय कर रही है, तो आपका जो लगन हुआ वो 5 डिग्री का लगन हुआ, तो 15 डिग्री में एकदम हाफ पूरा होता है। तो चलित कुंडली में भाव मध्य निकाला जाता है, यानी कि अब 3 कुंडली कर्क राशि पार करी हुई है, लेकिन अभी 5 डिग्री मान लो पार करी हुई है, लेकिन 25 डिग्री रहती है, तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कर्क राशि। सो चलित में वहां से सेंटर भाव मध्य निकालते हैं। तो कई बार चलित कुंडली में देखा जाता है कि जो सूर्य हमको द्वितीय घर में दिख रहा है, वो एक्चुअली फर्स्ट हाउस में ही है। जो फर्स्ट हाउस में मुझे राशि कर्क की दिख रही है, वो एक्चुअली अभी मिथुन की राशि है। तो दैट इज अ कैलकुलेशन। तो उसमें क्या रहता है कि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है कर्क की नहीं है, लेकिन मिथुन की दे रहा है ये। सो इट्स ऑलवेज लाइक वन राशि आगे पीछे ग्रह हो जाते हैं जब हम चलित का डिकोड करते हैं। और कौन सा प्रश्न था आपका? जी, बस मुझे यही पूछना था कि चलित है, नवमांश एक और कुंडली होती है ना, तो उसका क्या रोल होता है हमारे, और वो कैसे है? नवमांश इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ योर नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज अ भाग्य हाउस, इसको D9 बोला जाता है। और ये 3 डिग्री 20 मिनट का यहाँ पे लगन होता है। तो इट्स लाइक, और ये स्पाउस के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में आप देखोगे कि जीवन में सेकंड हाफ के आने के बाद भाग्योदय हुआ, 70-80% में भाग्य उदय होता है। बहुत कम चार्ट्स में ऐसा होता है कि भाग्य उदय नहीं हो रहा है, कि वो डाउनफॉल देख रहे हैं। सो D9 इज बेसिकली, एंड देन D9 ऑल्सो शोज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। मान लीजिए लगन कुंडली में आपके गुरु उच्च के हैं कर्क राशि के, लेकिन नमांश में वो जाके नीच के हो जाते हैं। यानी कि जो गुरु दिख रहे हैं ना, इट्स लाइक कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। बाहर मुखोटा तो पहना हुआ कि मैं बहुत उच्च का हूँ, लेकिन वास्तविकता में तो वो नीच के हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे तो गुरु उच्च के बैठे हैं, हमें उच्च के फल क्यों नहीं दे रहे, गजकेसरी योग बन रहा है, गजकेसरी योग का फल क्यों नहीं हो रहा। मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा योग माना जाता है गजकेसरी। लेकिन
आपकी गज केसरी योग बनता है चंद्रमा और गुरु के केंद्र में होने से, एक दूसरे के साथ होने से। गुरु के उच के, अभी यही गुरु उच के हैं तो गज केसरी की डेफिनेशन दूसरी है, लेकिन वो नमांश में नीच के हो गए या चंद्रमा नीच के हो गए तो गज केसरी योग तो भंग हो ही जाएगा। या उनकी प्लेसमेंट कौन से हाउस में है, ये 12वें घर में बन रहा है तो उसकी कोई इतना महत्व नहीं रह जाता। उच्च राशि में है, नीच राशि में, मित्र के नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में। ज्योतिष बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, सिद्धांत को हम करके हमको डिकोड करना पड़ता है। इसलिए लोग ज्योतिष के लिए जो उल्टे सीधी टिप्पणियां देते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों की कितनी इंटेलेक्चुअल तपस्या जाती है इसको समझने में और डिकोड करने में। और उसके बाद भी मैं आपके मन से कहती हूँ, शायद मुझको 10% भी ज्योतिष नहीं आती होगी। ये सत्य है, ये बहुत अथाह सागर है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किया है, अभी तो हम क्या ही डिकोड करेंगे, अभी तो बहुत कुछ हमको समझना है। ये साइंस इतनी वास्ट थी कि लोगों की शैडो देकर कई लोग कुंडली बना देते हैं, कई लोगों की साधना इतनी दिव्य होती है कि उनको कुंडली और ग्रहों के उनके सामने जैसे घूम रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं। तो ये मैंने आपका कि नवांश कुंडली देखी जाती है, D9 इज बेसिकली 3 डिग्री 20 मिनट पे बनती है, जो 30 डिग्री का लगन होता है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द 9th हाउस ऑफ ए लगन चार्ट, नवे घर का। तीसरा, इसमें हम एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स देखते हैं। चौथा, इसमें हम आपकी मैरिज लाइफ को डिकोड करते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने मुझे ये सारे जो आप समझा रहे हैं ना, मुझे तो एक्चुअली मतलब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, बट आई फील यू आर द ओशन ऑफ नॉलेज। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है मैम एस्ट्रोलॉजी में। और जैसे कह रहे थे कि इनफिनिट है, मतलब अनंत है ये ज्ञान, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे सुनती जाऊं और वैसे ही ज्ञान सीखती जाऊं। लेकिन मुझे जानती हूँ कि आपका टाइम कितना प्रेशियस है आपके लिए। तो जो अब मैं आती हूँ ज्योतिष से सीधे पॉलिटिकल उस पर, तो आप देखते हैं कि दिल्ली में जो मेरा क्वेश्चन है, दिल्ली में बीजेपी का सूरज कब खिलेगा? क्योंकि आप वहीं रहते हैं, वहां का जो पॉलिटिकल नर्व है उसे भी समझते हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, मुझे को लगता है यहाँ पे थोड़े दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। दिल्ली में हुआ क्या है, बहुत ज्यादा छोटे शहरों से यहाँ पे लोग आके बसते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से अलग होके देखती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि जिस समय कांग्रेस का राज था, तो उस समय तो खैर उनकी पावर भी थी, तो और नो डाउट उन्होंने, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विपक्ष होना डेमोक्रेटिक सिस्टम में जरूरी है। कभी हम विपक्ष में थे, आज वो विपक्ष में है। विपक्ष का काम है कि सामने वाले को त्रुटि करना, सामने वाले को कोई ना कोई चैलेंज देना। आज शायद मोदी जी ने इतना चैलेंज किया कि राहुल गांधी जी को सड़कों पे आना पड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इतना चलेंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिली ना कि ही हैज टू कम आउट एंड शो हिमसेल्फ, जस्ट बिकॉज द ऑपोजिशन पार्टी इज सो स्ट्रॉन्ग। तो शीला दीक्षित जी ने जो भी काम किया, अच्छा काम किया। अच्छे बुरे काम सारी सरकारें करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वोट बैंक है, अब वो वोट बैंक पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा जो अब मैं ये नहीं कहूंगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यस दे आर द ह्यूज वोट बैंक इन दिल्ली, बिकॉज वो बाहर से आए हैं। यहाँ पे जो पूरी कल्चर है वो कि कोई हमको और आपको भी जब फ्री में बिकती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो उस वोट बैंक की मानसिकता को उसी लेवल पे उन्होंने ट्रीट किया है। लेकिन मैं समझती हूँ लोग जागेंगे। कुछ काफी लोग जाग चुके हैं, उनको इस बात का आभास हो रहा है कि दिल्ली में इस गवर्नमेंट को लाके उन्होंने दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ द कंट्री कितनी बड़ी गलती करी। आप आज भी समझ रहे हैं, पॉल्यूशन को लेके हम और आप रोज सुबह शाम जूझ रहे हैं। दिल्ली में और भी कितनी, और क्या हुआ कि एमसीडी में ये लोग थे, हम लोग थे, ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में थे। एक दूसरे को, आधी सत्ता एक के पास, आधी पावर्स एक के पास, तो एक दूसरे के काम में करने नहीं दे रहे थे। तो किस लेवल पे एक दूसरे को डिग्रेड करना। तो ये जो ये यहाँ पे जो मतदाता है उनको थोड़ा सा बुद्धि से काम करना पड़ेगा कि ये जो दो दुश्मनों को आधी आधी ताकत बांट रहे हैं, उसमें दिल्ली नहीं पनप पा रही है। और दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल विजन क्लियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए
वो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और उससे क्या हो रहा है, डैमेज ऑल ओवर दिल्ली को हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जागरूकता मुझे लगता है जल्दी 2024 बीजेपी का पूर्ण रूप से है। ज्योतिष की गणना से भी बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, संगठन के काम के आधार पे भी बोल रही हूँ। आप मोदी जी के पैट्रियोटिज्म को यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट। एक चाय वाला यहाँ तक पहुंचा है, आपको हमको हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किन संघर्षों से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो उनके एक्सपीरियंस ने उनको सिखाया है एज ए संघ के सेवक, और उसके बाद गुजरात में इतना बड़ा उनका कार्यकाल रहा है चीफ मिनिस्टर। तो जो वर्क हैंड एक्सपीरियंस है, आज मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं, लेकिन मेरा 70% श्रेय मेरे क्लाइंट को जाता है, मैं ज्योतिष सीख पाई हूँ। क्योंकि जब मैं वर्किंग में करती हूँ, जब उसको प्रत्यक्ष रूप से मैं फील्ड पे काम करती हूँ, तो मुझे एक्चुअल पता चलता है कि उच्च के गुरु जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, हंस रोग है मेरे पास, तो ऐसे उच्च के गुरु वाले जातक आते हैं जो परेशान है, गुरु की दशा में सबसे ज्यादा परेशान है। तो वहां पे मुझे कोड डी कोड, जैसे मैंने कहा ना, कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम, यू कैन नॉट गो बाय द लाइन, यू हैव टू गो विद इन द लाइन, विद इन द स्पेसिस। और यहाँ पे मोदी जी इज अ पर्सनालिटी जिन्होंने जनता के बीच में निम्न स्तर से लेके हर स्तर का, आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो बेडन पीछे खड़े होते हैं या आगे खड़े होते हैं, छोटी बात है क्या? यूक्रेन और रशिया वॉर में एक तिरंगा ही है जो आपको, वहां जी, मर रहे हैं बिल्कुल। लोग, और आप तिरंगा लेके बिल्कुल। एकदम शान से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके दुश्मन भी तिरंगा पकड़ के निकल रहे हैं। ये छोटी बात है क्या? आधा विश्व युद्ध से गुजर रहा है, और आप और हम चैन से रोटी खा रहे हैं, चैन से हम सुविधाओं को आनंद ले रहे हैं। ये छोटी बात है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही है, और मुझे नहीं लगता कोविड के बाद हमने कम बैक किया। ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ कोविड की जो मैनेजमेंट स्किल्स इन्होंने दिखाई है, 9 महीने 10 महीने के अंदर इन्होंने डबल डोज दे दी। ह्यूज पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ये वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इन्होंने डेवलपमेंट भी करी, रिसर्च भी करी। सो द बिल्कुल। काइंड ऑफ विजन ही हैज, द काइंड ऑफ, आई थिंक भारत के लिए ये गोल्डन एरा चालू कर रहे हैं, और उसमें पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। और ये लोगों को समझने की जरूरत है। आ, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, क्योंकि लोअर तबका ना, वो उसके विजन वहां तक नहीं है, और रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है। लेकिन मैं इतना बोलती हूँ, देश रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान रहेगा। पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। जी। आपको देश को पहले सोचना है, अपने रोटी कपड़े को बाद में सोचना है। जब तक ये सोच, मेरी अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिफेंस के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, वहां पे मेरी यही बात हुई कि यूक्रेन में वहां के जो बुजुर्ग है ना, 60 साल के 70 साल के सिविलियन, वो भी बंदूक उठा के लड़ रहे हैं अपने देश के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ। वो भाव हमें भी चाहिए। केवल हमारे जवानों का काम नहीं है कि लड़ना। जब ये भाव आ जाएगा एक एक नागरिक के अंदर कि हम भी जवान हैं, हमको भी वो कर्तव्य निर्वाह करना है जो मेरे जवान कर रहे हैं सरहद पर, तो कौन देख सकता है इस देश की तरफ? किसी की मजाल ही नहीं है। मजाल क्या, हम सब हमारे अधीन बन जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और ये विचारधारा हमारे युवाओं के बीच में डालने की बहुत जरूरत है कि अपनी बेसिक जरूरतों से ऊपर, आपने मुझे बोला ना कैसे काम करती हैं, जब मैं देश के लिए काम करती हूँ तो मैं इनडायरेक्टली अपने लिए ही काम कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ जब देश ग्रो जी। करेगा तो मैं ग्रो करूंगी, जब देश सुरक्षित होगा तो मैं सुरक्षित होंगी, जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो मेरी और आपकी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचिए। वो सोच होना जरूरी है, वो लोअर तबके में नहीं है। वो सोच उनको देनी जरूरी है कि देश के विकास में ही आपका विकास निहित है। ये और बहुत एक्सपोनेंशियल विकास होगा। हम पर्सनल, एक आदमी जो काम कर सकता है, 10 लोगों की टीम जो काम करेगी, उसका आउटपुट अलग है। तो जब एक देश उस टीम की तरह एग्जैक्टली। करेगा, तो आप लोग ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो देश को पहले प्राथमिकता रखते हुए उसी गवर्नमेंट, उसी सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमको चुनना चाहिए एज ए विजनरी मतदाता, कि देश का विकास होगा तो हमारा विकास उसमें इट्स अ बाई प्रोडक्ट। दिस जी। मैसेज टू बी गिवन टू द यूथ है ऑल्सो। महिलाएं हैं, मैं और आप ही हैं महिलाएं, दिल्ली में उन्होंने फ्री की ट्रैवलिंग कर रखी है। तो अरे आप और हमने कम शक्ति है क्या? जी, एक बिल्कुल। महिला जब काम करने निकलती है तो 10 महिलाओं का पेट पालने के लिए सामर्थ्य रखती है वो। तो बिल्कुल। आप महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको इकोनॉमिक फोरम में लेकर आइए, देश की बाहर उनको आप फ्री में घूमना फिरना सिखा रहे हो, अरे उनके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलो ना, स्किल्स खोलो ना, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाओ ना। तो वो 10
घर पाल सकती हैं, ये ताकत है उनके अंदर। तो उनको फ्री में देके उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, बुद्धि की विकास को वही रोक देते हैं। इस चीज को समझ, दिस इज जस्ट लाइक अ पॉइजन टू द अवर माइंड ऑल्सो। जो फ्री थिंग्स, जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे, तो वो जरूरत आप हमें मत दीजिए, हमको काम दीजिए। तो इस चीज को समझना, काम के लिए मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये तो आपकी, और जो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी इनएफिशिएंसी है कि वो इतनी सारी संभावनाओं के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप में कमी है। सरकार तो पूरी संभावनाएं खोल रही है, आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं। आप इतने आयाम, इतनी पढ़ाइयाँ और इतने फ्री कोर्सेज हैं, मैं नेट पे देखती हूँ, अपने बेटे को ही बोलती हूँ कि इतनी चीजें सीखने को फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सीखने का जज्बा तो रखो, आप करने का जज्बा तो रखो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं 2 वक्त की रोटी, या फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो उनमें रोटी कपड़ा मकान तक सीमित हुए पड़े हैं। तो जी, अपना पोटेंशियल हम लोगों को समझना चाहिए और फ्री की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोली है भाजपा सरकार ने, उसको हमको प्रिवेल करना चाहिए। और देश के लिए पहले सोचेंगे, हमारा घर तो अपने आप पनपता जाएगा उसके साथ। यही बोलना जी, चाहूंगी। और आने वाला समय बीजेपी का है, 2024 में दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। ये आपके मन से बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर लेना, और जब आएगी तब चुनाव के जी, समय मेरी बिल्कुल। ये वीडियो चला देना। बिल्कुल मैम। तो आज जो नीति मैम ने हमारे ऑडियंस को ये संदेश दिया, अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो इस मंच से रेडियो हिंदुस्तान के जाता है। और नीति मैम, रेडियो हिंदुस्तान की टीम की ओर से और ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया। आई नो कि आप कितना बिजी रहती हैं, और लेकिन फिर भी नहीं आपने ऐसा। हमें समय दिया और इतनी सारी बातें, इतना ज्ञान वर्धन भी किया हमारा, एस्ट्रोलॉजी में भी, पॉलिटिकली भी। और आई वुड लाइक टू से कि यू आर रियली इंडीड एन इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, और फॉर द नेशन ऑल्सो। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और थैंक यू आई सो होप कि मच। हम वंदे फिर मातरम। से मिले, जब भी आपके पास समय जी हो तो बिल्कुल। कुछ और मुद्दों पर बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।